नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ आज दो अतिथि हैं। व्यालोक पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और व्यालोक जी के साथ ही हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज ये चर्चा है हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के बारे में। आज दिन की जब शुरुआत हुई तो ऐसा नहीं है, जो भी बांग्लादेश की खबरों को पिछले 10 एक दिनों से फॉलो कर रहे हैं, जो लोग भी बांग्लादेश के समाचार पढ़ रहे हैं, उन सबको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वहां पर आरक्षण, और खासतौर से वो आरक्षण निशाने पर था जिसके खिलाफ यह आंदोलन चला। वो था जो फ्रीडम फाइटर यानी शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के लोगों को वहां पर फ्रीडम फाइटर्स का दर्जा प्राप्त था। वैसा एक रिजर्वेशन वहां पर चल रहा था। उस रिजर्वेशन के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा। सबसे पहले छात्रों का आंदोलन लगा, वो आंदोलन फिर सड़कों पर उतरा। अब ये बहस का विषय हो सकता है कि शेख हसीना ने उसको कैसे हैंडल किया, कैसे नहीं हैंडल किया, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि घटनाएं बहुत तेज से हो रही हैं। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक और भी कुछ हो चुका हो, लेकिन फिलहाल जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तब की स्थिति यह है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बांग्लादेश छोड़ दिया है, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है और अभी फिलहाल मिलिट्री वहां पर एक नेशनल गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट जैसी कोई बात कर रही है। लेकिन क्या होना है, बांग्लादेश का भविष्य अभी भी अधर में है। हम बांग्लादेश पे कम, दर्शकों साफ तौर पर मैं कहता हूं, ठीक है बांग्लादेश एक इशू है, हमारे लिए पड़ोसी देश की समस्या है, लेकिन बांग्लादेश के इस अराजक स्थिति का और इस इमरजेंसी सिचुएशन का भारत यानी हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, कैसे कॉन्सिक्वेंस हम फेस कर सकते हैं, हम जरा इस पर ज्यादा तवज्जो देंगे। मैं शुरुआत करना चाहूंगा पुष्कर अवस्थी सर से। सर, मैंने शुरुआत में ही कहा बांग्लादेश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये खबरों का मामला है। खबरें सब तक पहुंच जाएंगी, पहुंच रही होंगी, और हो सकता है कि हम लोगों से ज्यादा खबरें उस समय तक आ जाएं जब ये वीडियो लोगों तक पहुंचे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसकी स्थिति ऐसी पैदा क्यों हुई, और उसके बाद मैं चाहूंगा सीधे कि इसका हमारे देश यानी भारत पर क्या असर होने वाला है। एक तो पहले ये समझना होगा कि बांग्लादेश में जो भी हुआ वो ऑर्गेनिक नहीं था। जब बात कयास लगाई जा रही है, बात हो रही थी, या ये कह सकते हैं जब जो पिछला चुनाव बांग्लादेश में हुआ था इसमें कि शेख हसीना जीती थी, उस वक्त भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से थी कि अमेरिका कहिए, इसको CIA कहिए, डीप स्टेट कहिए, वो जो है इस पक्ष में नहीं था कि शेख हसीना जो है फिर से जो है चुनाव जीते, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो सत्ता में ना आ पाए, लेकिन टू थर्ड मेजोरिटी लेके वो वापस आई। तो उसके बाद से ये जो आंदोलन चालू हुआ आरक्षण के नाम पे बताया गया, उसी पे हुआ। पहले स्टूडेंट का था, फिर जमात इस्लामी का लगने लगा। तो ये जिस तरीके से हुआ, ये कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रेटेड जो है एक आंदोलन खड़ा किया, जिसकी कि हम लोग भूमिका अपने भारत में स्वयं दिल में शाहीन बाग वाले इंसिडेंट में या किसी जैसा देखा है, वैसे ही स्थिति वहां पे भी हुई। अब वहां पर जो है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है, जीतने के बाद शेख हसीना ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सफेद चमड़ी का आदमी इनके पास आया था और उसने जो है सहूलियत मांगी थी, जिसमें कि एक हवाई अड्डा एक बांग्लादेश में देने को, और साथ में बांग्लादेश के कुछ पार्ट और भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका में मणिपुर वाला हिस्सा है उसको मिला के उनकी जो है एक ईसाई राष्ट्र की परिकल्पना सामने रखी गई थी, जिसको कि शेख हसीना ने इनकार कर दिया। तो मैं इस जो आज हुआ है इसको मैं उसी पृष्ठभूमि में समझता हूं कि जब सीधे उंगली से जब मान मनोवर से बात नहीं बनी, तो जैसे कि अमेरिका करता आया है कि जब जो है लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार उसके लक्ष्यों के लिए एक रोड़ा साबित होती है, तो वो जो है अपने सारे हथकंडे अपनाता। तो ये निश्चित रूप से जिस सेना पे शेख हसीना को भरोसा था, जिसके साथ में इतने सालों 15 साल से रूल कर रही थी, उसने जो है लास्ट मोमेंट में इनको छोड़ दिया
और उसी के अल्टीमेटम पे इनको हटना पड़ा। ये तो उसकी हो गई भूमिका इस बात की कि ये क्यों और कैसे हुआ। लेकिन मुझे इससे ज्यादा आपके जी 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 बताएं, कुछ कह रहे थे आप? ऑडियो गड़बड़। हेलो, आपका फ्रेम फ्रीज है क्या अवनीश? जी नहीं दादा, आप अपनी बात जारी रखें। अवनीश भाई के यहाँ कुछ गड़बड़ है, वो अगर मुझे ठीक हो जाएगा तो आपके एंड पे नेटवर्क का कुछ इशू है। आपकी आवाज जो है वो प्रॉपर आ नहीं रही है, तस्वीर भी रुक रही है। ये आपका लग रहा है मुझको, लेकिन एनीवे मैं अपनी बात करता हूँ, यहाँ तो प्रॉपर है। पुष्कर दा, आप बात कीजिए, आपके यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पर जो है स्पष्ट रूप से ये था कि ये जो है किया गया है, उनको भागना पड़ा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके जो है बांग्लादेश में जो हुआ उसका भारत में क्या फर्क पड़ता है। भारत बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटने का मतलब ये है कि जो एक आपका अपने पड़ोसी देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सब में इस्लामिक शक्तियों का सबसे ज्यादा अंकुश रखने वाली कोई चीज तो वो शेख हसीना थी, और वो एक बफर का काम कर रही थी भारत के लिए, उनके पूर्वोत्तर फ्लैंक पे भारत। बांग्लादेश के हिंदुओं और वहां के रेडिकल इस्लाम के बीच में कोई दीवार थी, वो शेख हसीना थी। भारत का और चाइना के चाइना के बीच में जो बंगाली खाड़ी को लेकर जो जियो पॉलिटिक्स है, उसकी कोई दीवार थी, वो शेख हसीना थी। आज वो दीवार हट गई। साथ में साथ जब ये सरकार वहां थी, उसके बाद भी बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ बंगाल में बेलगाम चलती रही, और जिसको ये पूरा जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरा उसमें सहयोग दिया, या उसका जो है उसका आशीर्वाद है। आज जब ये हो गया है, तो सबसे पहले खतरा तो ये है कि जो बांग्लादेश का हिंदू है उस पर खतरा बहुत तगड़ा है। और मैं समझता हूँ कि चाहे सेना की एंट्रीम गवर्नमेंट हो, चाहे बाद में जो भी सरकार आए, जिस तरह की घटनाएं वहां दिख रही हैं, जिस तरीके से वहां के लोग वहां के शेख हसीना के रेजिडेंस में घुस के तोड़फोड़ करके जो है बर्बाद किया, जिस तरीके से अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी उसके और दफ्तरों को जो जलाया जा रहा है, जिस तरीके से वहां पर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ के गिराया गया है, उस चीज से ये स्पष्ट है कि हम बहुत एक जो है खतरनाक स्थिति में होती हुई अपने पश्चिमी इलाके में देख रहे हैं। हम इससे पूर्वी इलाके में, इससे पहले हम पाकिस्तान को लेके जो है रहते थे, सतर्क रहते थे। बांग्लादेश डिस्पाइट बीइंग ए पोरस बॉर्डर, हम क्योंकि वहां पे एक फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, तो हमको उसमें थोड़ा सुरक्षा का एहसास होता, लेकिन वो अब सुरक्षा का कवच हट चुका। अब इसी के साथ जो है जी हाँ बताएं। नहीं, आप कंटिन्यू करें, क्योंकि इस बीच अवनीश भाई के यहाँ कुछ तकनीकी खामी है, तो मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाह रहा था। अधिकतर बातचीत दादा आपने जैसे कही, अधिकतर बातचीत की आपने एक ईसाई राष्ट्र का जो खाका बनाया गया है, कई 2-3 देशों के टुकड़े करके, और ये इसके पीछे तो CIA का हाथ भी बताया जाता है, और वो मतलब ऑन एंड एबव बोर्ड है। लेकिन यहाँ जो बांग्लादेश में हुआ है, वो ट्रिगर भले एक आरक्षण का मसला हो, लेकिन केवल वही मसला नहीं था। और देखिए, कोई भी ऐतिहासिक घटना जो होती है, तो ऐसा नहीं होता है कि एक ट्रिगर पॉइंट है और उसी को लेके पूरा, जैसे पूरा अरब क्रांति जो हुई थी, तथाकथित अरब क्रांति जो हुई थी, उसकी शुरुआत क्या थी? उसकी शुरुआत एक पुलिस वाले और एक ठेले वाले से हुई थी, राइट? अगर दादा मैं ठीक हूं तो, क्योंकि पुलिस वाले ने पैसा नहीं दिया था और मारपीट की थी। उसके बाद उस ठेले वाले ने केरोसिन या कुछ भी छिड़क के खुद को आग लगा दी थी। वो वायरल हुआ, वो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन आप देखिए कि तमाम बहुतेरे अरब मुल्क तबाह हो गए, ट्यूनीशिया तबाह हो गया, सीरिया को देख लीजिए आप, इजिप्ट, मिस्र जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग मिस्र ही जानते हैं,
उसको देख लीजिए, फिर वो लीबिया का हाल देख लीजिए, मतलब तबाही हो गई है। बांग्लादेश के मामले में एक खास बात ये गौर करने की है कि इस्लाम का जहां जहां हलाहल पहुंचा है, वहां वहां ठीक यही हाल होता है। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है, जो कौम अपने इतिहास पुरुषों को भूल जाती है, उसका यही निशान होता है कि उसका कोई नामो निशान लेने वाला भी नहीं हो। और इस बीच दर्शकों श्रोताओं, अवनीश भाई लौट आए हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी भूमिका में फिर से लौटें। दद्दा ने अपनी बात जस्ट खत्म की थी अवनीश जी, और आप सुन तो रहे ही होंगे, और मैंने बीच में बस फिलर के तौर पर काम किया था। ओवर टू अवनीश भाई। बिल्कुल व्यालोक जी, मैं चाहूंगा कि आप इस शुरुआती अपना कमेंट जारी रखें, उसके बाद हम दूसरे उसमें आएंगे। आप जारी रखें। मेरा कमेंट नहीं था, मैं दद्दा की बात को आगे बढ़ा रहा था कि एक तो वो जो पूरा क्रिश्चियन स्टेट बनाने की बात चल रही है, दूसरे एक जो गजवाए हिंद का पूरा मामला चल रहा है। और बांग्लादेश में आप देखिए कि 1971 में बड़ी मजे की बात है कि कितने साल लगे, मतलब मेरे ख्याल से 41 साल भी हुए हैं कि ये पूरी की पूरी कौम अपने इतिहास पुरुषों को भूल गई, अपने इतिहास को भूल गई। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां उसी तरह तोड़ी जा रही हैं। मुझे तो याद आ गया वो इराक का दृश्य, जब अमेरिकी सेनाओं ने आक्रमण किया था और अमेरिकी कब्जे के बाद सद्दाम हुसैन की मूर्ति को वो रस्सी लगा के और टैंक वगैरह खींच रहे थे और तमाम। लेकिन सद्दाम हुसैन जो इराक के लिए था और शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के लिए थे, उन दोनों की कल्पना नहीं की जा सकती है और उन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। मैं इसीलिए हैरान हूं कि इस्लाम आखिर किस बुरे तरीके से आपको इंडोक्ट्रिनेट करता है, आपके अंदर कितना जहर भरा जा सकता है कि आप केवल 3-4 दशक पहले के, क्योंकि जो ट्रिगर पॉइंट था, अभी मैं और दद्दा वही बात कर रहे थे कि केवल आरक्षण एक मसला नहीं था, और जैसा कि दादा ने कहा कि ये ऑर्गेनिक भी नहीं था, इसको सुलझाया गया। उसमें कई लोग सीआईए का भी हाथ लेते हैं, अमेरिका भी खुश नहीं था शेख हसीना की सरकार से। कई लोग यह भी कहते हैं कि भारत ने भी वहां के चुनावों को प्रभावित किया। खैर, हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाते हैं। हमारा केवल कंसर्न ये है कि इस्लामिक प्रोपेगेंडा जो है वह किस तरह से, किस बुरी तरह से इंडोक्ट्रिनेट करता है कि आप देखिए कि शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ दी गई, और जो बंगाल कभी अलग हुआ था, जो बांग्लादेश भाषाई अस्मिता के नाम पर, क्योंकि उस पर उर्दू थोपी गई, उसने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, उसी बांग्लादेश में जमात इतनी शक्तिशाली हो गई। और यह भी ना भूलें कि जमात पर 1 तारीख को प्रतिबंध लगा था और आज 6 तारीख को कांड हो गया। केवल 5 दिन रहे हैं उसके प्रतिबंध को। 5 लाख की भीड़ अभी घुसी हुई है। और पूरी दुनिया को देखें तो मुझे ट्विटर पर त्वरित प्रतिक्रिया जो आई वो मुझे याद आ रही है कि यह न सोचें कि इस वक्त भारत की जीडीपी कैसे 5 ट्रिलियन जाएगी या इस वक्त कैसे भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएगा। दुनिया के जो हालात हैं, और आप सचमुच देखिए यूरोप से लेके अभी ब्रिटेन में जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, पूरा यूरोप का हाल देखिए, रशिया यूक्रेन युद्ध, इधर इजराइल हमास, इस पूरे माहौल में अगर भारत एक मात्र देश बचा हुआ है जो अभी एक सक्षम नेतृत्व के तले है, और यहाँ सुरसुराहटें भले चाहे कितनी भी हो जाएं, लेकिन वो एक दबदबा है, तो केवल इसकी शुक्र मनाइए, इसका खैर मनाइए और दुआ कीजिए कि यही स्थिति बनी रहे। ये एक त्वरित प्रतिक्रिया आई थी और मैं इस प्रतिक्रिया से बहुत अधिक सहमत हूं। आप दोनों की जो भी राय हो, लेकिन मैं इसी प्रतिक्रिया को मानता हूं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और जैसा कि आप देखिए तो शेख हसीना ने ये जो जनवरी का चुनाव लड़ा और जीता, 300 की कुल वहां पर संख्या है, उसमें 240 का प्रचंड बहुमत आप कहेंगे साहब। 300 की कैपेसिटी में 240 सीटें शेख हसीना लेके आई, और जो मेन अपोजिशन पार्टी है व्यालोक जी, पुष्कर जी, उसने सिर्फ 11 सीटें ली हैं। और उसके बाद इस तरह का अनरेस्ट आना ये साफ तौर पर दिखाई देता है, और ये बताता है कि साहब ये ऑर्गेनिक नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं है। मैंने इसीलिए शुरुआती दौर में ये कहा कि कहने को सड़कों पर
ये छात्र आरक्षण के खिलाफ खड़े हुए, उसको इस तरीके से दिखाया गया। अब मैं आता हूं, देखे बांग्लादेश में ये स्थितियां क्यों हुई, ये हमने शुरुआती इंट्रो में जानने का प्रयास किया, और हमारे दर्शक इतने सुधियों और सूचनाओं का इतना अभी इनटेक है कि क्या क्या हो रहा होगा, कितना अपडेट हो जाएंगे दर्शक जब तक ये वीडियो देखेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। मैं आता हूं अब अपने भारत के कंसर्न पर कि हमारा क्या कंसर्न। साहब, दर्शकों, क्या आप ये यकीन करेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट आ चुका है, और बंगाली में वो स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट में कह क्या रही हैं? वो कह रही हैं कि बांग्लादेश से अगर कोई भी पीड़ित मानव या लोग हमारे बंगाल का मदद के लिए दरवाजा खटखटाते हैं तो हम दरवाजा खोलेंगे और उनको आश्रय देंगे। ममता बनर्जी भारत की प्रधानमंत्री है। पुष्कर दा, क्या ममता बनर्जी भारत की प्रधानमंत्री है, या क्या ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को एक देश बना रखा है? ये तो भारत सरकार का जो डिरेक्शन है कि वो सीमाएं किसके लिए खोले, किसके लिए नहीं खोले, कब नहीं खोले, क्या करे। ममता बनर्जी क्या भारत में बांग्लादेश जैसी कोई सिचुएशन पैदा हो, इसका आमंत्रण नहीं कहा जाएगा इसको? क्योंकि अभी तक फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर इस तरह के कोई शरणार्थी या फिर घुसपैठ करने के लिए लोग आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर बीएसएफ के टॉप ऑफिशियल्स पहुंच चुके हैं कलकत्ता में, हाई अलर्ट पे है पूरी की पूरी सीमा जो है, लेकिन ऐसा कोई खटखटाया है नहीं। और ममता बनर्जी इनविटेशन दे रही हैं, तो क्या ममता बनर्जी ये सीधा सीधा इनविटेशन दे रही है कि आओ? कैसे देखेंगे इसको आप? इसको मैं इस तरह देखूंगा कि ये ग्रेटर बांग्लादेश की जो परिकल्पना एक होती है, और जिसपे मेरा मानना है कि जिस तरीके से जो शक्तियां जिन्होंने शेख हसीना को वहां से भगाया, उन्हीं शक्तियों की से द्वारा पोषित ममता बनर्जी भी। मैं स्पष्ट रूप से यहाँ कहना चाहूंगा, ममता बनर्जी शी इज नो फ्रेंड ऑफ इंडिया। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से उन्होंने तानाशाही की तरह बंगाल चलाया, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन किया, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को अपने यहाँ जमाया, बसाया, अपनी टिकट में अपने दल में शामिल किया, उनको टिकट दिया, उनको मंत्री बनाया। Mamata Banerjee, she is not behaving like an Indian, she is behaving more like someone who has dream of having a country called Greater Bangladesh, जिसमें जो है बांग्लादेश के साथ पश्चिमी बंगाल भी शामिल, और उसी तरफ जा रहा है। जिस तरीके से इस्लामीकरण उन्होंने बंगाल में किया है, तो उसके बाद दोबारा सोचने की गुंजाइश कहाँ रखी? जिस तरीके से वो जो है सब जो ज्यूरिडिक्शन भारत की केंद्रीय सरकार को है, उस पर यदि कोई मुख्यमंत्री, वो भी ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी राज्य की सीमा उस किसी राज्य से मिलती है, वो इस तरह की बात करता है, तो ये खुलेआम एक तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती है। इसको मैं देशद्रोह कहूंगा। ये कुछ और इससे कम में मानना बहुत बड़ी भूल होगी। जो हम अब तक देखते आ रहे हैं, तमाशा देखते आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, और इसके परिणाम बुरे होंगे। यदि किसी को भी लग रहा है कि कुछ और होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। यदि लंका जला है, पाकिस्तान जला है, आज बांग्लादेश जला है, तो इसके मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी घंटी बज चुकी है। आपके कुछ क्षेत्र हैं जहां पर यदि आपका जो है किसी राज्य का मुख्यमंत्री अराजक हो जाता है, वो वहां पर ट्रेसपास करता है जो उसका जुरिडिक्शन नहीं है, तो इसके मतलब वो निश्चित रूप से भारतीय सरकार की नीतियों की अवहेलना कर रहा है। इसके मतलब है जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस्लामीकरण पश्चिमी बंगाल का किया है, वो उसका जो है और बढ़ावा दे रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो जेनोसाइड हिंदुओं का बांग्लादेश में होता हुआ देखेंगे, उसकी पुनरावृत्ति आप बंगाल में शीघ्र देखेंगे। इसको केंद्र सरकार भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो करने में अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इलाज हुआ नहीं है। और जब आदमी का मन बढ़ जाता है, देखिए ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। यदि आपका मैसिव इनफ्लो आपका इमिग्रेंट्स का आएगा, शरणार्थी आएंगे, आप वो भी बांग्लादेश और उसका जो बॉर्डर है पश्चिमी बंगाल से, वो इतना पोरस है कि आप वैसे नहीं रोक पाते।
आपकी बीएसएफ वहां पर कॉम्प्रोमाइज रहती है, सबसे महंगी सीट बिकती है जो सीमा पर खड़े होते हैं, ह्यूमन तस्करी वहां सबसे बड़ा लुक्रेटिव जॉब वो रहा है। ये तो सब चीज सबको मालूम है, ऐसा नहीं केंद्र को भी नहीं मालूम रहा होगा, लेकिन रोकने में सफल नहीं। तो मैं समझता हूँ सबसे हमको अंदेशा से मुझे सिर्फ इस बात का है कि हम एक जो है जो आज जिस चीज की राहुल गांधी पिछले 6 महीने से जो है एक ख्वाब देखते थे या उनकी प्रबल इच्छा होती थी कि मट्टी तिलक रस्ते लिए घूम रहे हैं और आग लगे, मैं समझता हूं हम एक बड़े भयानक स्थिति में भारत पहुंच गया है, जहां पे अभी आपने वक्फ बोर्ड का मामला देखा, अभी आपने किसान वाला देखा, इससे पहले किसान वाला हो चुका है, अब ये बांग्लादेश में आया, तो इससे जो रेडिकल इस्लाम का है उसको एक फूक मिलेगी। वही सब इंग्लैंड में कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, दूसरा यहाँ का विपक्ष तो उनको गोद में लिए बैठा हुआ है, यहाँ का विपक्ष जो है, क्योंकि विपक्ष जहां पर केंद्र सरकार में जैसे विलोक ने कहा कि भारतवासी बहुत ही भाग्यशाली है कि केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी है जो दूरदर्शी है, और जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, जिसकी हम लोग आलोचना भी करते रहे, अब वो सही है गलत वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन स्पष्ट यह है कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट वहां पे है, जो हम और आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो भी इसको डील करना जानते ही होंगे, करेंगे, लेकिन कीमत अब भारत को देनी, भारत को सेकुलरिज्म जो हमने पाला पोसा 70 साल से, हमने जिन विपक्षियों को सत्ता में बैठाया, जिन लोगों को बार बार उनसे डर के दबाव में आके या उनसे सहमत होके, तो वो जो हमने पाप किए हैं, ये उसका जो है कीमत का वक्त अब आ चुका है। आप देखिएगा, मैं तो बंगाल में एक हिंदू जेनोसाइड बांग्लादेश की तर्ज पे होता हुआ देख ही रहा हूं। ये भयानक स्थिति होगी जिसको चलिए ठीक है, संभालना नहीं टाइम लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका कंसर्न बिल्कुल वाजिब है, और जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, और ये अचानक उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है व्यालोक भाई, ममता बनर्जी ने अचानक निमंत्रण नहीं दिया है। अभी कुछ दिन पहले बोलते बोलते होता ना आदमी, जब झटके में कभी ना कभी अपने दिल की बात जो है जबान पर बोल जाता है, चाहे वो राजनीति का कितना ही मजाक हुआ खिलाड़ी क्यों ना हो। ममता बनर्जी ने ये कह दिया था कि भारत को सोचना होगा। बंगाल की जमीन में बैठे हुए एक स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को ऐसा सोचना होगा। मेरा माथा उसी समय ठनका था, ये ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? क्या ये भारत अलग और पश्चिम बंगाल अलग करके देख रही हैं? केरल की बात करिए तो वहां विदेश सचिव पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। तो ऐसे में वायनाड में जब ये हैपनिंग हुई तो मैं तो एक जगह व्यंग में मैंने बोला एक वीडियो पे, और मैंने कहा कि फिर ठीक है, विदेश सचिव आपके पास है, फॉरेन से मदद मांग लो, फिर एनडीआरएफ और गृह मंत्री की तरफ क्यों देख रही हो और भारत सरकार की तरफ क्यों देख रहे हो? स्थितियां बिल्कुल हैं। और व्यालोक जी, आप जिस बिहार से आते हैं, बंगाल के बाद बिहार, और अगर मैं इस अनरेस्ट जो जिस जिहादी जमीन पर और ये जो पूरा गठजोड़ दिखाई दे रहा है, तो उसकी जमीन बहुत फर्टाइल दिखाई देती है बिहार में भी। बिहार को लेके आपकी क्या शंका है? दूसरा मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि असम और उसके साथ लगा हुआ पूरा नॉर्थ ईस्ट, यह अलग बात है कि हेमंता बिश्व शर्मा वहां पर हैं, कमिटेड है, और पुष्कर दा ने अभी जो एक बात कही कि साहब वहां बीएसएफ कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो निश्चित रूप से उन्होंने आपने ये भी कहा पुष्कर दा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी ये नॉलेज में होगा, और हमारे पास कोई खुले खुले इस तरीके के स्रोत नहीं है कि हम ये क्लेम कर सकें, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा एजेंसियों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोई चीज होगी तो उस पर भी आर्मी टेक ओवर करेगी, और कैसे करेगी सारी चीजें हैं, और इसीलिए बीएसएफ के टॉप ऑफिशियल्स इस समय कलकत्ता में है। बंगाल के बाद बिहार जो मुझे दिखाई देता है, और बिहार, आपका बिहार तो भाई व्यालोक जी वो लखनऊ तक आता है, तो मैं चाहूंगा कि आपका जो एक विस्तृत बिहार है उसको लेके आपका क्या सोचना है? क्या ये केवल बंगाल तक रह जाने वाला है? और दूसरा असम और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बंगाल को भी पता है, असम को भी पता है, और देखिए सरकारों को सबसे पहले पता होता है कि उनकी कमजोरियां कहां कहां क्या क्या हैं। तो बंगाल की प्रधानमंत्री तो खुले बाहों से स्वागत करने को बैठी हैं तैयार, हेमंता भी स्वागत करने को तैयार बैठे हैं, पर उनके हाथ खुले नहीं है, हाथों में वो कुछ लेके बैठे हैं।
बिहार की बात कीजिएगा तो देखिए, बिहार में अभी जो सत्ता में हैं पार्टियां, उसमें एक बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन है नीतीश कुमार जी का, जिनको मैं प्यार से तुगलक चाह भी कभी कभार कहता हूं कि जब वो भाजपा के साथ होते हैं तब स्थितियां नियंत्रण में रहती, और इसका रहस्य क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सचमुच आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी बिहारी से, जब वो भाजपा सत्ता में उनके ही साझेदार रहती है तो ये सारे जितने मुद्दे होते हैं कि रामनवमी को आपने बंद करवा दिया, शोभा यात्रा, या फलाने जगह की डीएम ने कुछ और करवा दिया, किसी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ तो उल्टा वहीं के लोगों को पकड़ धर लिया, ये सब तभी बीमारियां उभरती हैं जब उनके साथ परम सेकुलर चारा चोर की पार्टी सत्ता में। अब अभी चूंकि सरकार एनडीए की है और केंद्र में भी है और यहाँ भी है, और बिहार को अभी स्पेशल पैकेज भी मिला है, इस इक्वेशन को नीतीश कुमार बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, कम से कम अभी अगले 3-4 महीनों तक। और जो सीमांचल का इलाका है उसमें जो समस्या पूरे भारत की है वो वही की है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते तो खैर कोई नहीं है, आते ही रहते हैं ससुरे, तो उसमें तेजी नहीं आएगी। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि अचानक तीव्रता आ गई या अचानक से सड़कों पर भीड़ उमड़ गई, नाराए तकबीर हल्ला अकबर की गूंज लेकर, ऐसा सब अभी बिहार में नहीं होगा। बिहार का वही हाल रहेगा जो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मतलब कुछ सरगर्मी होगी, लेकिन वहां तो खैर बुलडोजर बाबा हैं, तो वहां तो चूचा भी होगी तो कैसी होगी वो आप लोग जानते हैं, वरना तुरंत वो बड़े बड़े चेहरे के साथ फोटो लखनऊ के चौराहों पर भी चिपका देते हैं बुलडोजर बाबा, और ऊपर से वसूली भी करते हैं और बुलडोजर भी चलाते हैं। तो इसलिए असम हो या बंगाल हो, दोनों जगह प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक जगह एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो उस समस्या का समाधान करने को तैयार है, दूसरी जगह है जो इस देश के संविधान के खिलाफ है, जो इस देश की प्रभुसत्ता के खिलाफ है। मुझे कहना पड़ेगा कि ममता बनर्जी इस देश की सोवेरेनिटी, स्वायत्तता, इस संप्रभुता, सब चीजों के खिलाफ हैं, तभी तो वो इस तरह की बयानबाजी करनी है। बंगाल बनाम भारत, या फिर जो भी नेता इस तरह की बात करता है, द्रविड़ नाडु की बात करता है, या एलटीटी वाले जब लंका में कर रहे थे तो उनको क्यों गलत समझा गया या माना गया, क्योंकि वो देश के खिलाफ था। बहरहाल, बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा था उसका मोटा मोटी एक लाइन में अगर सार तत्व मैं कहूं, असम में सावधानी बरतने की जरूरत है। बंगाल से हम हाथ धो चुके हैं, अगर बीएसएफ वाले कुछ करें, केंद्र अभी सक्रिय होकर कुछ करे तो बचेगा, वरना बंगाल में जैसी गति है वो होगी। बिहार में कुछ नहीं होगा, और उत्तर प्रदेश में तो खैर कुछ नहीं ही होगा। तो इसलिए फिलहाल स्थितियां केरोसिन है, तीली है, लेकिन उसको रगड़कर अभी आग नहीं लगाई गई है, बस इतने रूपक से मैं समझाना चाहूँ। बिल्कुल, और ये स्थिति समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए, एक अजीब सी, मैं बांग्लादेश वाली जो अभी पूरा सिचुएशन पैदा हुआ है, उस पर एक अजीब सी स्थिति है। कहीं से अमेरिका की थ्योरी आ रही है तो उसी के साथ चाइना की भी थ्योरी आ रही है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि अमेरिका और चाइना एक साथ कैसे मिल गए हैं। तो खैर बहुत सारा कंफ्यूजन है, और मुझे लगता है कि इस एंगल पर भी एक अलग से बात हम करेंगे, और अगले वीडियो में अगली चर्चा जब हम इस पूरे विषय का करेंगे तो फॉलो आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज है। मेरे लिए ये नई बात है। अनम्यूट। मैं केवल ये जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, अमेरिका और चाइना इस दुनिया के सबसे बड़े बनिया हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कहां क्या हो रहा है। उनको अगर अपना फायदा दिखेगा तो वो अमेरिका से भी, उत्तर कोरिया से भी, रशिया से भी, अभी के दिन में उनको पता चल जाए कि ज्यादा फायदा है, वो रशिया से हट जाएंगे, अमेरिका के साथ मिल जाएंगे। और हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है कि भाई अफगानिस्तान में चीन पिछले 20 साल से है। आप जब से हैं तब से वहां उसकी दखल है, पूरा कॉपर, वहां का तांबा पूरा का पूरा चीन निकाल रहा है। ठीक। और किसी देश की कोई दखल नहीं है। तो इसलिए
चीन भी रहेगा, चीन की भी टांग फंसी रहेगी और अमेरिका की भी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। चलिए, आपने ये कंफ्यूजन दूर किया। यही कंफ्यूजन जरा मैं पुष्कर दा के पास जल्दी से एकदम क्विक रिमार्क। ये सर ऐसा कैसे है कि राहु और केतु दोनों एक साथ मौज ले रहे हैं? बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। अमेरिका की भी थ्योरी आ रही है, चाइना की भी थ्योरी आ रही है, क्या दोनों संभव है एक साथ? देखिए, ऐसा है कि संभव सब कुछ है, क्योंकि जब ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है, सबके अपने इंटरेस्ट है। चाइना का इंटरेस्ट ये है कि यदि जो है प्रो इंडिया वाला बात हट जाए, उसका इंटरेस्ट ये है बांग्लादेश से। उसका सबको मालूम है, जो स्टूडेंट वाली जो प्रक्रिया चालू हुई थी, उसके अंदर जिस तरह हमारे यहाँ चाइनीज एजेंट जो है फंड कर रहे थे, उस तरीके से बांग्लादेश ने की सरकार ने जो है यही आरोप लगाया था कि वो चाइनीज द्वारा जो है फंडेड है। चाइना अपने यहाँ मुसलमानों को काटता है, लेकिन दूसरे देश के जमाती इस्लामी या रेडिकल इस्लाम को फंड करता है, उसको फायदा दिखता है। अमेरिका अलग सोच रहा है, अलग को कहता है ठीक है, हम चाइना से बाद में निपट लेंगे, चाइना से हम बाद में निपट लेंगे। यदि हम बंगाल में, बांग्लादेश में हम बैठ जाते हैं, हमको नेवल बेस मिल जाता है, तो हम पूरी बंगाल की खाड़ी देखेंगे, फिर चाइना क्या कर लेगा, और हम एक क्रिश्चियन स्टेट बना देंगे जो उनकी वो है बना दे। तो अभी ये लोग जो है ये 10-20-30 साल का गेम खेलते हैं, ये कोई 6 महीने का गेम है भी नहीं है। तो इसमें इनको फर्क भी नहीं पड़ता है कि कोई देश बर्बाद होता है, क्योंकि अमेरिका तो जहाज आ गया, उसने बर्बादी किया है। वहां का सब जो उसकी पॉजिटिव चीज थी वो लूट के ले जाता है। अब क्योंकि आज जो है अमेरिका कई ट्रिलियन डॉलर की कर्जे में दबा हुआ, तो क्या करता है अमेरिका ऐसे में? जो आज देखा होगा आपने कि आज स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया। पहले जापान से चालू हुआ स्टॉक एक्सचेंज टूटना, पूरे दुनिया की स्टॉक हिल गया। इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि जब कोई अरबपति जो है उसका व्यापार बिगड़ता है, कर्जा ले लेता है और कर्जा उसे देना नहीं होता है, तो वो अपने को बैंकर घोषित कर देता है। ठीक है, तो अमेरिका जो है यही कर रहा है। तो अमेरिका को मतलब ये एक अलग से चीज चल रही है ये जी। तो इसलिए इट डजंट मैटर कि कौन है कौन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जनमानस में ये कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने इसको जल्दी से इसको भी एड्रेस करा दिया। और एक चीज और है, भारत में तैयारी सबकी है, मन सबका है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे वो सनातन को रेडिएट करने वाले हो, मन सबका है। ममता बनर्जी तो फिर भी आगे बढ़ के न्योता बांट आई, आओ चले आओ। अब ऐसे में स्थिति यह है कि भारत के लिए निश्चित रूप से ये बेहद गंभीरता का दौर है। मैं संकट का दौर नहीं कहूंगा, ईश्वर न करे कि हमारे लिए कोई संकट का दौर हो। गंभीर स्थितियां हैं, आसपास पर लगातार नजर बनाए रखनी है। और मुझे लगता है कि इस पर अभी का ये डिस्कशन केवल हमने ये शुरुआती एक कवर किया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। स्थितियां निश्चित रूप से ऐसी दिखाई दे रही हैं दर्शकों कि भारत में भी और पूरे भारत में जिस तरीके से भारत का विपक्ष और 2024 के चुनाव में मिली हुई असफलता, वो दर्द इस दर्द के साथ अगर साझा होता है, और इस समय कुछ इश्यूज आप दोनों ने पहले ही उसको गिना दिया, वक्फ बोर्ड वो सामने है, ST/SC क्रीमी लेयर वो सामने है, किसान आंदोलन तो लगातार इनका लंगर ही चल रहा है। तो ये तमाम ऐसी सिचुएशन है, और ऐसे में आग में घी डालने के लिए अगर ममता बनर्जी जैसी विघटनकारी, और यहां पर एक अगले विषय मैं अभी रख देता हूं आप दोनों के सामने, बांग्लादेश में ऐसा हो गया, क्या ये भारत के विदेश नीति की कहीं कोई अक्षमता कही जाएगी? क्योंकि भारत का कोई रोल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर हम आगे अगली चर्चा में बात करेंगे। तब तक हमारे पास बहुत सारे और अपडेट होंगे। निश्चित रूप से हर एंगल पे हमें बात करनी है, क्योंकि यह भारत के आसपास अगर संकट चल रहा है तो हमें खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान भी खोल के रखने होंगे। तो इसलिए ये जो मैंने अभी आपको विदेश नीति पर सवाल उठाया है, ये वो रोशनदान है, जरा उसको भी चेक कर लें। क्योंकि होता क्या है ना सर, बहुत दिनों से अगर किसी रोशनदान को झाड़िए पोछिए नहीं, तो ऐन मौके पर रोशनदान वो जो दरवाजा होता है वो खुलता ही नहीं है, चिटकिनियां जो जाम हो जाती है। इसलिए इस पर भी हम बात करेंगे। दर्शकों, मुझे लगता है कि बांग्लादेश की इस समस्या पर हम सभी निगाह रखेंगे। स्थितियां हमारे यहां भी उसी तरह की पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन संभवतः यह भारत का सुखद प्रारब्ध है कि हम 2024 में एक और
सक्षम नेतृत्व की तीसरी सरकार देख रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक एक रिलैक्स महसूस किया जा रहा है। चिंताएं हैं, चिंताएं तब और बढ़ जाती हैं जब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर खुद को प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख हो समझते हुए भारत की विदेश नीति में दखल देती हैं और भारत की संप्रभुता को चैलेंज करती हैं। यह बहुत बड़ा खतरनाक बात है। पुष्कर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यालोक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। दोस्तों, इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार, प्रणाम।